जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं। और आज हम लोग प्यारे बच्चे इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं। उसकी पहली क्लास है। तो पहली क्लास में तो मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से पढ़ेंगे, और पढ़ना भी आज ही शुरू करेंगे। और उम्मीद करूंगा बहुत सारी चीज़ें कहने का कोई अर्थ नहीं बनता, ये करेंगे वो करेंगे, आप क्लास में एहसास करेंगे। और जब आपको लगे तो आप एक तथ्यात्मक, कहते हैं कि रिसर्च भी आप करेंगे, अगर अच्छे से जानना चाहते होंगे, क्योंकि यही एक विषय है जिसको जानते जानते आपको ये शिक्षा मिलती है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या गलतियां हमारी रही हैं। यही इतिहास हमको बताता है। इति धन आस, दो शब्दों से मिलकर बना है। इति मतलब ऐसा, आस मतलब हुआ था, ऐसा हुआ था, वही इतिहास है। जो हुआ था वो इतिहास है। तो जो हो चुका है उसी से तो हमको सीखना होगा। आगे क्या होना चाहिए या क्या गलतियां रही हमसे उस बीते हुए समय में। कौन लोग थे जो महान थे, कौन लोग थे जिनको छिपाया गया, कौन लोग थे जिनको महान बताया गया, कौन लोग थे जो महान नहीं थे। तो उन सभी के बारे में हम धीरे धीरे जानते चले जाएंगे। और जब पूरा इतिहास पढ़ लें तब एक राय बनाएं। बहुत हम लोग मिलके इसमें साथ, मतलब अच्छे से सारे फैक्ट्स को पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्त, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास के 3 पार्ट हैं। ये सारे बच्चों को आपको पता होना चाहिए। जिसको हम पढ़ते हैं आपका बांट करके, एक तो एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। एक मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, इसको मध्यकालीन भारत जिसको हम कहते हैं। ये समझना चीजें बड़े ध्यान से। मैंने आपसे कहा है आप मेरी बातों को सुनने में फोकस करना। जो नोट्स लिखने के चक्कर में बच्चे रहे उनको पीडीएफ मिलेगी, वो प्लीज वहां से सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। पीडीएफ एकदम क्रम से मिलेंगी, सारी सब कुछ है। यहाँ आपका ध्यान होना चाहिए, सारी बातों को बहुत अच्छे से सुनते हुए फोकस करते। तो एंशिएंट हिस्ट्री प्यारे बच्चे, इसको हम बोलते हैं क्या? प्राचीन इतिहास, पुराने समय का इतिहास। मिडिएवल हिस्ट्री को हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। और मॉडर्न हिस्ट्री को प्यारे बच्चे हम कहते हैं आधुनिक इतिहास। इतनी कॉमन सी चीजें जानते हैं, यस और नो? नहीं जानते तो जाने। एक बेसिक, मतलब ऐसे बांट नहीं सकते, फिक्स नहीं कर सकते कि ये यहां से यहां तक ही है, लेकिन एक आधार बना लेते हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास प्यारे बच्चे कहां से शुरू होता है? दरअसल में हम इसको कई बार पढ़ते हैं। वैदिक काल से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से कई बार हम रामायण महाभारत का जिक्र भी करते हैं। अज्ञात से लेकर, अज्ञात से लेकर मतलब एक ऐसा टाइम है जो हम फिक्स नहीं कर सकते। अज्ञात से लेकर कहां तक? आपका 711 एडी तक। 711 एडी, एडी मतलब एनो डैमिनी, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ते हैं उन सभी घटनाओं को जो 711 एडी से लेकर के 711 एडी से लेकर के 1707 एडी तक हुई। मतलब इसके बीच की जो घटनाएं, यानी औरंगजेब की मौत होती है 1707 एडी में, और 711 में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण होता है। तो इन दोनों के बीच की जो घटनाएं हैं, आधुनिक भारत हमारा शुरू होता है 1707 से लेकर के बेसिकली 1947। हम इसको कहें तो ज्यादा ठीक है, लेकिन हम अब तक भी कहें टिल नाउ 2023 तो भी गलत नहीं, क्योंकि वो भी कुछ चीजें इसमें हो चुकी है। तो दिक्कत क्या बोलेंगे? अज्ञात से 711,
711 से लेकर के 1707 तक का जो समय है, यानी काशिम के आगमन से लेकर के औरंगजेब की मौत तक का जो समय है, वो मध्यकालीन भारत। इसी को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। पहले पढ़ने का कारण है, दो कारण है उसके। एक तो परीक्षा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने का कारण है आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली चीज, आधुनिक इतिहास मध्यकालीन इतिहास समझने के बाद में बहुत अच्छे से समझ में आ पाता है, चीजें जुड़ी हुई हैं। ये इतिहास एक अलग पार्ट है, प्राचीन इतिहास सीखने के लिए इसमें भी बहुत कुछ है और सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो इतिहास का विभाजन हुआ, बहुत सारे लोगों ने किया है। अब जैसे बेसिक सी चीजें, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक कौन है, ऐसा पहला व्यक्ति कौन हुआ जिसने इतिहास को लिखने का एक प्रयास किया? तो कौन है? हेरोडोट्स। उसने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, और इस पूरी दुनिया में वो सबसे पहली कोशिश थी कि किसी व्यक्ति ने पीछे हुई या हो चुकी घटनाओं को लिखने का प्रयास किया। कौन व्यक्ति है? हेरोडोट्स। क्या बोलोगे? हेरोडोट्स। और हेरोडोट्स की बुक का क्या नाम था? बुक का नाम था, प्यारे दोस्त, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। इन्हीं को हम बोलते हैं इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? इतिहास के जनक। एक छोटी सी चीज और मैं बता देता हूं, जैसे स्क्रीन पर लिखा हुआ है एडी। क्या लिखा हुआ है? एडी। कितने बच्चे एक बार थम्स अप करके बताएं एडी के बारे में जानते हैं? एडी उडी क्या होता है, ये सब जानते हैं आप? नहीं जानते तो सीखेंगे। कुछ वर्ड्स हैं प्यारे बच्चे, एक वर्ड आपको लगातार देखने को मिलता है एडी, जिसको हम एनोडैमिनी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एनोडैमिनी। हिंदी में बोले तो इसको हम ईसवी बोलेंगे। एक आपको शब्द मिलेगा बीसी, बिफोर क्राइस्ट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं हम ईशा पूर्व। बिफोर क्राइस्ट, ईसा जानते हो ना, ईशा मसीही। ये कुछ शब्द हैं जो आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे इतिहास में। दो ही शब्द मिलते हैं, समझो। ईशा पूर्व का मतलब है ईसा के जन्म से पूर्व। ईसा का एक जन्म माना गया मध्य यहां। बहुत सारे लोग कहते हैं जी गांधी के जन्म को क्यों नहीं माना जाता भी आधार, या सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म को क्यों नहीं मानते ईसा को? क्योंकि यूनान, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा, पुनर्जागरण में, रेनेसा में सबसे आगे रहा, क्रांति में सबसे आगे रहा यूरोप। यूरोप की चीजें दुनिया ने बहुत सारी अपनाई हैं। देखना ध्यान से, यहां मैंने मान लिया ईसा का जन्म। क्या हुआ है? ईसा का जन्म, बहुत ध्यान से समझना। इधर क्या होगा प्यारे बच्चे? ईसा के जन्म से पहले, अगर आपका जन्म मैं बोल दूं, आपका जन्म मैं बोल दूं कि भैया आपका जन्म हुआ है सन 2000 में, तो मैं अगर बोलता हूं 1999, तो वो आपके जन्म से एक साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। और अगर मैं बोलूं 2001, कॉमन सी बात है, आप कहेंगे आप हमारे जन्म के एक वर्ष आगे की बात कर रहे हैं। ऐसे ही ईसा के जन्म से जो पूर्व है वो क्या है? बीसी है, जो क्या है? इसके जन्म से पूर्व है। और जो प्यारे बच्चे ईसा के जन्म के बाद है, वो क्या है? वो आपका एडी है। ईसा के जन्म को शून्य पर माना जाता है हमेशा। मैंने दो चीजें बताई आपको, ईसा के जन्म से पहले ईसा पूर्व, और ईसा के जन्म के बाद में क्या होगा? एडी होगा। वर्तमान समय को हम एडी बोलते हैं। वर्तमान समय को हम क्या बोलते हैं? एडी। जैसे
सबसे अच्छा सीखने का तरीका होता है ये स्केल। सेंटर पे क्या ले लिया हमने? ईशा का जन्म, जो 0 माना गया है। अब समझना मेरी ध्यान को। आज कौन सा साल चल रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में बोले। आप कहेंगे आज चल रहा है भैया जी 2023। 1947 इससे आगे आएगा या पहले, जब हमारा देश आजाद हुआ था? तो आप कहेंगे 1947 में भैया जी देश आजाद हुआ, ये इससे पहले रहा होगा। 1857 की क्रांति इससे भी पहले हुई। बाबर भारत में इससे भी पहले आया, 1526। गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की, इससे भी पहले की। हर्षवर्धन गद्दी पर इससे भी पहले पहले बैठे थे। ये बात समझ पा रहे हैं? बोलेंगे एक बार सर एडी का फुल फॉर्म भी लिख दो। ये लो बच्चा, नर्सरी के मेरे छात्र, बोलो तो था मैंने आपका, इसको बोलते एनो डोमिनी। ये लो ऐसे बच्चों से ही डर लगता है बस, बाकी किसी से नहीं लगता। यहां समझे बात को? तो कहने की बात है समय घट रहा है कि नहीं, बस ध्यान देते रहें समय घटा या नहीं घटा। बोले यस और नो। हाँ जी। तो ऐसे घटते घटते हम 0 पर आ जाएंगे इधर या नहीं आएंगे? 0 पर आ जाएंगे, यस और नो। आप कहेंगे हाँ भैया 0 पर आ गए। तो ये सब क्या है? ये ईसवी है, ईशवी है। ये क्या है? एडी है। 0 आ जाएंगे। 0 से इधर क्या होगा? ईशा पूर्व, ईशा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, बीसी, बार बार लिखा हुआ देखिए। तो जैसे मैं बोलूं सिकंदर भारत आया 326 ईसा पूर्व, ऐसा एक डेट बोल दिया मैंने। 326 बीसी में सिकंदर भारत आया, तो इसका मतलब क्या? ईसा के जन्म से भी 326 साल पहले सिकंदर भारत आया था। अब अगर तुम मेरी बात सुन रहे थे तो अच्छे छात्रों से मेरा उत्तर है, आज से कितने साल पहले सिकंदर भारत आया था ये बता। आज से लगभग में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने साल पहले, अगर तुम मेरी बात समझ पाए हो, आज से कितने साल पहले सिकंदर भारत आया? या मैं पूछ लूं आचार्य चाणक्य आज से कितने साल पहले लगभग थे? चंद्रगुप्त मौर्य किस समय पर थे? तो आप कहेंगे भैया वर्तमान जो चल रहा है समय 2023, तो ये साल ही तो है। 2022 पूरा साल था, 2021 पूरा साल था, तो 2023 साल तो ये हो गए जी, जो 0 के बाद वाले हैं। और इनसे भी कितने साल पहले? 326 साल पहले आया था, तो वो 326 भी तो जुड़ेंगे। तो कितने साल और? 326 साल और पहले। क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे भैया हम कह सकते हैं लगभग 2350 या 2349 हम कह सकते हैं। सभी बच्चों का आंसर 2349, 2349। कुछ ने बस ये 300 घटा लिए, कुछ इक्का दुक्का बच्चे का आंसर 1700 या 1600 भी आ रहा है। ये जोड़ घटाने सीख जाएंगे, या ये शायद दूध का काम कल करेंगे इन फ्यूचर जब इनकी नौकरी नहीं लगेगी। भैया ये तो वर्तमान साल हो गए, 100वां साल भी रहा होगा, 300वां साल भी रहा होगा, गुप्त साम्राज्य के समय का 400वां साल भी था। तो 0 तक 2000 साल तो वर्तमान वाले हो गए, और कह रहे हैं इससे भी 326 साल पहले सिकंदर आया था। तो क्या समझे बात को? समझे? तो एडी क्या है? वर्तमान समय है। मैं आपसे बोलूं, अब समझना मेरी बात को, मैं बोलूंगा 711 एडी में कासिम आया, तो पहले में आया या वर्तमान में आया? 711 एडी लिख दिया मैंने। बोलो आज का जो ये वर्तमान कैलेंडर है इस वाले में आया या पहले आया?
आप कहोगे 700 तो भैया इसके बाद आया होगा, तो लगभग 700 इसमें से घट जाएंगे 2000 में से, तो लगभग आज से 1300 साल पहले कासिम बा। ठीक है, सबका उत्तर 2349 आता हुआ, मान लिया मैंने, तुम्हारे जोड़ घटाने एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, कोई परेशानी? वेरी गुड। इतनी छोटी सी बात है, ये समझ में आनी चाहिए, फिर हम अपनी बात को शुरू करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, भारत से कितना प्यार तुम करते हो? हाउ मच? और मैं हमेशा इतिहास पढ़ाता हूं अपने इस भारत माता को सेंटर में रख के। इसके लिए जो जरूरी है, जो इसके लिए जरूरी है वो इतिहास हम पढ़ें, सब कुछ जानेंगे हम, मुगलों के बारे में भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता अगर आप मुगलों के बारे में नहीं पढ़ोगे तो फिर आप महाराणा प्रताप जी के बारे में कैसे जान सकते हो? जब आप औरंगजेब के बारे में नहीं पढ़ोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का युद्ध किससे करवाएंगे आप? बप्पा रावल जी को फिर आप कैसे जान पाएंगे? अगर आप दिल्ली सल्तनत खिलजी के बारे में ही नहीं पढ़ोगे तो राणा रतन सिंह जी और रानी पद्मिनी जी महान, इनके बारे में आप कैसे जान पाओगे? हमारे इस राजपुताना के बारे में आप कैसे जान पाएंगे? इस जाट साम्राज्य के बारे में आप कैसे जान पाएंगे? बाबा सूरजमल का योगदान कैसे पढ़ेंगे अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे? किस अफगानी से वे भिड़े, किस तरह पानीपत के तृतीय युद्ध में उनका योगदान था। हमको पढ़ना होगा गुजर प्रतिहार वंश को भी, हमको पढ़ना होगा उन ब्राह्मण वंशों को भी जिन्होंने इस हिंदुत्व के खोते हुए, पतन होते हुए हिंदुत्व को फिर से उठाया। सभी लोगों का एक योगदान रहा है इसमें। भारत को सेंटर में रख करके किन लोगों ने योगदान दिया है, कौन वो महान व्यक्ति है जो किताबों में आपको पढ़ने को नहीं मिलते, जिनके बारे में हमको पढ़ना चाहिए, वो हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे। और ये जो कुछ बच्चे लिख रहे हैं जय राजस्थान, जय मध्य प्रदेश, जय महाराष्ट्र, आप लोगों की कमियां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारी इसी मानसिकता के चलते हुए हजारों साल, सन अगर बात करेंगे हम पूर्णतः राज सन 1200 लेकर के 1947 तक का, ये 747 साल का जो पूर्ण राज हमारे ऊपर विदेशी शक्तियों ने किया, ये सिर्फ और सिर्फ कारण था हमारे बटे हुए होने का, कि हम जातियों में बटे रहे, हम राज्यों में बटे रहे और हम अपने एक घमंड में रहे। हमारे राजा, उनको लगता था किसी दूसरे राजा से सहयोग, मैं किसी ऐसे राजा से सहयोग मांग लूं जो कद में मुझसे छोटा है, जिसकी शक्ति मुझसे कम है। और क्या बोलते थे, पड़ोस की पड़ोस में एक फूट के चलते हुए कैसे विदेशी कामयाब हुए, कैसे मुस्लिम आक्रांता भारत में प्रवेश कर गए, कैसे उलेमाओं ने धर्मांतरण कराया, कैसे अंग्रेज आकर के ईसाई मिशनरी तक कामयाब हो गए इस देश में। वो देश जो सबसे महान था, वो देश जो इस दुनिया के लिए गौरव था, वो देश जिसने इस दुनिया को ज्ञान दिया, वो देश मतलब कैसे शिकार हो गया। ऐसे इतने चालाक लोग कहां से आ गए? सबसे बौद्धिक लोग हिंदुस्तान के थे, ये कौन चालाक लोग आ गए आपके बीच में जो आपको इन 747 पूर्ण सालों तक लूटते रहे और आप लुटते रहे? इसमें मैं भी शामिल हूं और तुम भी शामिल हो, हमारे सबके पूर्वज शामिल है। बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, जिसमें आप भी शामिल हैं, हमारे पूर्वज भी शामिल हैं, सबके साथ ध्यान से सुनना। तो प्यारे बच्चे, मैंने बोला सबसे पहले हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे जो सन 711 से शुरू होता है। 711 एडी से पहले का भारत समझो एक बार। मैं आपको प्यारे बच्चे 700 से पहले का भारत समझा देता हूं। भारत में जो अंतिम प्यारे बच्चे एक महान शासक हुए वो थे हर्षवर्धन। पहले बैकग्राउंड समझे। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो दरअसल में थानेश्वर हरियाणा में थे, और हरियाणा से ये यूपी कन्नौज आए। ये नोट नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ सुनना है। कन्नौज आकर के इन्होंने शासन किया और इनका शासन काल रहा था 606 से लेकर के 647 तक। ग्रेट रूलर, बहुत शानदार शासन था।
उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, कहां जाना चाहते थे? साउदर्न इंडिया ये भी जाना चाहते थे कि मैं दक्षिण भारत को जीत लूं। लेकिन इधर एक शासक है उस समय पर, चालुक्य वंश के पुलकेशिन, इधर चालुक्य वंश भी है। कहने का मतलब है हर्षवर्धन वाला जो वंश है वो वर्धन वंश, और इधर चालुक्य वंश, ये दो अंतिम मजबूत वंश थे भारत के। और इसके बाद में भारत छोटे 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 हिस्सों में बिखर गया। यानी जब 711 एडी में कासिम आया, उस समय तक भारत क्या था? उस समय तक भारत छोटे 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 प्रांतों में बटा हुआ था। छोटे छोटे प्रांतों में भारत बटा हुआ था, मतलब एक सेंट्रल कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई ऐसा महान शासक नहीं था जिसके छत्र के नीचे सब लोग काम कर रहे हो या जिसका शासन क्षेत्र बहुत बड़ा हो। ऐसा कोई राजा नहीं था। तो अब सुनना काशिम की बात को, इसको सुनते हैं ध्यान से। भारत पर अरब आक्रमण। अब आप कहेंगे भैया ये अरब कहां है? तो सबसे पहले तो मैं अरब को समझा देता हूं आप लोगों को। व्हाट्सएप बंद रखा करो भाई, इसमें मत खोला करो अपना व्हाट्सएप दोस्त, ठीक है? एक बार मैं आपको अरब कंट्रीज मैप पर दिखा देता हूं, शायद बहुत सारे लोगों को अरब का ज्ञान भी नहीं होगा। ये प्यारे बच्चे मैप आप सीन 2 पे दिखा देना भाई बच्चों को एक बार। देखो, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार गलती करके हम लोग ये मान लेते हैं कि अरब से जो मतलब है, अरब से मतलब है मुस्लिम देशों से। ऐसा नहीं है दोस्त। पहला तो कभी भी ये विचार आप लोग ना बनाएं कि अरब से मतलब मुस्लिम देशों से है। अगर हम बात करते हैं ईरान, इराक, इधर देखना, ये सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, इवन अफ्रीका के, इसमें सबसे बड़ा देश आता है अरब देशों में अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र सबसे प्रमुख देशों में से एक माना जाता है, सूडान है, यमान है, जिबूती है, सऊदी अरब है। तो एक इमेज बनाए अपने माइंड में कि अरब देश क्या है, कि अरब देश क्या है। तो आप अगर इस बात पर ध्यान देंगे तो ध्यान से समझना प्यारे दोस्त, अरब देश क्या है। तो आप कहेंगे भैया अच्छा अरब देश जो अफ्रीका महाद्वीप है, मैप का थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोग रखते हैं या नहीं? पाकिस्तान अरब में नहीं है, क्या बोलोगे? जो अफ्रीकन महाद्वीप है उसका जो ऊपरी हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसका, ठीक है, और एशिया का जो प्यारे बच्चे आपका वेस्ट एशिया, ये किस में आता है? अरब में आता है। इतनी बात समझ गए अरब क्या होता है? अब देखना, तो ये लोग कहां से आए हैं? अरब से आए हैं। पहला अरब आक्रमण भारत पर हुआ 711 में, अबेदुल्ला नाम के एक व्यक्ति ने किया, वो असफल रहा। फिर से दूसरा किसी व्यक्ति को भेजा गया, बुदैल, वो भी क्या रहा? असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। तीसरा अरब आक्रमण 712 में हुआ, मोहम्मद बिन काशिम ने किया और यह सफल होता है। प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था ये। अल हजाज ने इसको भेजा था, इसका ये सेनापति था, और खैबर दर्रे से भारत आया। इसको बोलते थे खैबर दर्रे को भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार, एंट्री गेट ऑफ इंडिया। ये कॉमन बात है, अब समझो। कहने का मतलब है कि ये लोग भारत आए क्यों? कुछ तो टारगेट रहा होगा। तो प्यारे बच्चे, जब इस्लाम का उदय हुआ, क्योंकि सन 570 में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और 622 तक हिजरी संवत चल चुका था, और उसी के बाद में इस्लामीकरण का जो माहौल है वो बना। इस्लाम इन अरब देशों से बढ़ते 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 क्या हो रहा था? अपना एक्सपेंशन कर रहा था, अपना विस्तार कर रहा था। तो
कभी भी विस्तार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी कि जो बढ़िया और बेहतरीन जगह हैं, कहने का मतलब है जो धन धान्य से भरपूर जगह हैं, उनको टेक ओवर किया जाए। तो उस समय भारत का जो व्यापार होता था वो होता था यूरोप से, अरब के थ्रू ही होता था। अब समझेंगे एक बार। इसके लिए अगर जिन बच्चों को थोड़ी वर्ल्ड मैप की थोड़ी नॉलेज होगी, वो इतिहास को और ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं। और उम्मीद करूंगा, मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि आप लोगों को, अगर आप एक छात्र हैं तो कम से कम मैप की एटलीस्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखेंगे, कोई भी एक मैप से देख लेते हैं। जनरल नॉलेज तो होगी, यहाँ साइड में देखने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ध्यान लगाओ कभी। ऐसे समझना एक बार, मैं आपको बारीक चीजें बता रहा हूं एक बार जो आपको समझ में आ पाए। ना तो आपको ये देखने की जरूरत किस पे क्या लिखा हुआ है। अपना देश भारत पहचान सकते हो या नहीं? अपना प्यारा देश भारत प्यारे बच्चे पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते? बोलेंगे एक बार। इतने कमजोर तो नहीं होने चाहिए आप कभी ना पहचानो। आप कहेंगे यहां अपना देश भारत है, और प्राचीन जो भारत था उसमें पाकिस्तान भी था और अफगानिस्तान भी था। ठीक है, अब देखना ध्यान से। ये मैंने बताया, ये क्या है? अरब है। और ये भी क्या था? एशिया वाला हिस्सा, ये भी अरब है। भारत का जो व्यापार था ये अरब से होते हुए, अरब क्षेत्र से होते हुए कहां था? यूरोप के साथ था, प्राचीन समय था। आप कहेंगे नहीं भैया वास्को डिगामा ने खोजा था। नहीं, वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग खोजा था 1498 में। आवागमन पहले से था, ठीक है, भारत की चीजें मसाले पहले से प्रसिद्ध थे, लेकिन वो जमीन से जाते थे। तो जब ये अरब लोग यहां बढ़े, इस्लामीकरण जब बढ़ा, तो इन्होंने भारत के इन बंदरगाहों पर काबू पाने की कोशिश की और प्लान बनाया कि भारत को अपने कंट्रोल में लेंगे। तो सबसे पहले अबेदुल्ला आया। किसने मार के भगाया? दाहिर ने। दाहिर नाम से हमको कभी कभी लगता है कि कोई मुस्लिम शासक है, नहीं। दाहिर एक हिंदू शासक है जो ब्राह्मणाबाद के चलते हुए, मतलब एक ब्राह्मण शासक थे, राजा दाहिर। और राजा दाहिर के बारे में आप इतिहास में एक लाइन पढ़ते हो कि मोहम्मद बिन कासिम ने आकर के दाहिर को हराया। अबेदुल्ला को दाहिर ने हराया, बुदैल को दाहिर ने हराया, मोहम्मद बिन कासिम को 3 बार दाहिर ने हराया। अब मोहम्मद बिन कासिम 15,000 अश्वारोहियों की सेना लेकर के खैबर दर्रे से आता है। खैबर पास कहां पड़ता है जी? खैबर दर्रे के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो अफगानिस्तान के जो बॉर्डर हैं, ये जैसे ही प्यारे बच्चे इधर ईरान से ऊपर की तरफ जब मिलते हैं, तो यहां पर स्थिति थी आपकी किसकी? खैबर दर्रे की। दर्रा तो समझते हो ना? दर्रा का मतलब होता है दो पहाड़ी जगहों को जोड़ने वाला रास्ता, मार्ग। बड़ा जटिल मार्ग था, लेकिन ये कासिम उसी से आया। भारत आने वाले गजनबी भी इसी से आया, लेकिन मोहम्मद गोरी इस दर्रे से नहीं आएगा। वो एक आसान दर्रे गोमल से होकर के गुजरेगा। इतनी बात समझ में आई? बोलेंगे भाई? इतनी बात समझ में आई? अल हजाज का सेनापति था। अब हुआ क्या? ये भारत का, प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं सिंध क्षेत्र की, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। मैंने बोला दाहिर सिंध के राजा थे, तो एक बार बोले कितने बच्चे जानते हैं सिंध क्षेत्र के बारे में? कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिंध के बारे में जानते हैं? ये सबसे अच्छा मैप सिंध का रहेगा। अंकल जी भी आ गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मुस्कुराइए और पढ़िए, बस सीखते रहिए। देखो, यहां ध्यान से देखना आप। ये जो आज पाकिस्तान है प्यारे बच्चे, ये भारत का पार्ट था। अफगानिस्तान जो आज है, ये सब भारत का पार्ट था। ये सब क्या था? ये सब भारत था।
तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा था हमारा सिंध क्षेत्र, जो ग्रीन में आपको दिख रहा है। दिख रहा है प्यारे बच्चे ग्रीन में? ये क्या था? ये हमारा सिंध क्षेत्र था। इसके लिए ब्लैक लेना पड़ेगा। क्या था? ये हमारा सिंध क्षेत्र था। बात समझे? सिंध के यहीं पर एक बंदरगाह था, देवल बंदरगाह, देवल पोर्ट। तो यहां अल हजाज का, बस हटा दें उसको, अल हजाज का क्या हुआ कि जो खलीफा था, खलीफा समझते हो? इस्लाम में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में 4 खलीफा हुए। खलीफा का मतलब था कि मुस्लिम धर्म में सबसे शक्तिशाली और सबसे सर्वोच्च व्यक्ति यही है। तो यहां पर कुछ जहाजों के साथ लूट हो गई। राजा दाहिर क्योंकि यहां सिंध के राजा थे, तो इनसे बोला गया कि भाई आपके क्षेत्र में लूट हुई है, लूट आपने करवाई है। मैसेज भेजा गया इनको। इन्होंने बोला भी लूट, इनका कोई हाथ नहीं था। भाई लूट में हमारा क्या मतलब, हम क्यों लूट कराएंगे? तो इनके ऊपर इन लोगों ने थोपा कि भाई जो पैसा है ना इन जहाजों का, ये तुमको देना होगा। अरब से मैसेज आता है। बोलते वो ये उमैयद खलीफा इसके लिए जोर दे रहे थे। तब कासिम को भेजा गया। अब सुनना ध्यान से, आगे चलेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था, जिसकी 2 पुत्रियां सूर्यमला और परिमला थी। सूर्यमला और परिमला, इनकी पत्नी का नाम भी आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे। इनकी पत्नी का नाम था रानी बाई, एक हिंदू शासक हैं। अब आप कहेंगे भैया जब ये बाहर से आए, हमने आपकी बात को मान लिया कि ये भारत की चीजों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, इस्लाम का प्रसार करने के लिए ये आए, लूटपाट करने के लिए ये आए, तो इनका विरोध किस किस ने किया? इनका विरोध सिर्फ और सिर्फ क्या राजा दाहिर ने किया था, या और भी लोग इनके साथ थे? बहुत सारी बंजारे जातियां और उस समय के प्यारे बच्चे जो जाट समुदाय के लोग जो सिंध क्षेत्र में एक्टिव थे, उन्होंने साथ दिया था राजा दाहिर का। लेकिन एक नीरम बौद्ध स्थल था, वहां का जो प्यारे बच्चे बौद्ध बोलते ना बौद्ध लीडर था, वो राजा दाहिर के खिलाफ था। उसने उल्टा अपनी सेनाएं कासिम को दे दी। यानी बौद्ध किसके पक्ष में हो गए उस समय? कासिम के पक्ष में हो गए। और राजा दाहिर के पक्ष में कौन थे? उस समय के जाट समुदाय के लोग और बहुत सारे बंजारे जातियां। क्या भारत की और जातियां भी सहयोग कर रही थी दाहिर का? नहीं, और जातियां थोड़ी नीचे की तरफ थी। अभी उनको अपने ऊपर संकट नहीं दिख रहा था। उनको नहीं पता था कि यह संकट कल हमारे ऊपर आने वाला है। देखना ध्यान से। इनकी 2 पुत्रियां सूर्यमला और परिमला थीं, जिनको काशिम बंदी बना करके ले गया। 2 वर्णन मिलते हैं इसके बारे में। जो अली अहमद ने पुस्तक लिखी है चचनामा, उसमें जिक्र है कि इसने इन लड़कियों को खलीफा के सामने पेश कर दिया, ताकि खलीफा इन लड़कियों का एक गलत इस्तेमाल कर पाए। लेकिन इन दोनों बहनों ने चाल चली और खलीफा को यह बोला कि हमारा इस्तेमाल पहले से काशिम कर चुका है। तो कहते हैं कि काशिम को खलीफा ने जंजीरों में जकड़वा लिया। एक कारण तो यह माना जाता है इतिहास में। एक दूसरा कारण माना जाता है कि कासिम की प्रसिद्धि एकदम से इतनी बढ़ गई, कासिम की प्रसिद्धि बढ़ गई तो खलीफा को अपनी प्रसिद्धि का डर हुआ, और डर हुआ तो बोलते 715 में उसको बंदी बना करके मोहम्मद बिन काशिम को मारा गया। इनकी पत्नी थी राजा दाहिर की, और आपको यह बात हमेशा याद रख लेनी होगी, राजा दाहिर की मृत्यु हुई अरोर के युद्ध में। अरोर के युद्ध से पहले राजा दाहिर ने एक पत्र लिखा और उन्होंने बोला कि आज मैं जिस युद्ध को लड़ने जा रहा हूं, यह युद्ध इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। या तो मैं इस युद्ध को जीतूंगा और ये अरबी शक्ति आज के बाद आने का प्रयास नहीं करेंगी, या अगर अरबी शक्तियां इस युद्ध को जीत गई तो ये हिंदुस्तान तब भी इस युद्ध को हमेशा याद रखेगा।
अरोड़ के युद्ध में उनकी मृत्यु हुई तो कमान संभाली थी उनकी पत्नी रानी बाई ने। लेकिन अंत समय में जब उनको लगा कि विजय नहीं हो पाएगी तो उन्होंने खुद को खत्म कर लिया था, आत्मदाह कर लिया था, वो रानी बाई। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला आक्रमण, पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र पर हुआ और कहां पर? ये देवल बंदरगाह पर था। देवल बंदरगाह मैंने बताया सिंध क्षेत्र का था, तो सबसे पहले देवल पोर्ट को कंट्रोल किया गया। फिर नीरम बौद्ध स्थल, इन्होंने बिगर लड़े खुद के घुटने टिका दिए। यानी कासिम का प्रवेश किधर हो रहा है? भारत में अंदर की तरफ। समझे बात को? कहां हो रहा है? यहां देखें ध्यान से, ये यहां अरोर, अगर हम बात करें सिंधु को इतना बड़ा कर देंगे, यहां लगभग अरोर स्थल, ये नीरम बौद्ध स्थल, ये लोग आए किधर से? इधर से। तो अभी किधर जाएंगे ये जितने भी आक्रमणकारी हैं प्यारे दोस्त? ये भारत में अंदर की तरफ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? कहां जाएंगे? भारत में अंदर की तरफ। सिंध पर जजिया कर लगाया। जजिया कर, देखो ये ऐसा एक टैक्स रहा जिसमें भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़ाने का बहुत अच्छा काम किया। समझना बात को, जजिया किन लोगों के ऊपर लगाते थे? जजिया लगाते थे ये गैर मुस्लिम, यानी कि जो मुसलमान नहीं है उनको एक टैक्स देना होगा, एक टैक्स देना होगा 1/40, 40वां हिस्सा। अब जो गरीब लोग थे वो क्या सोचेंगे? वो सोचते थे यार क्या धर्म, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो वो सोचते थे कि यार जजिया पैसे कहां से लगेंगे, इससे अच्छा मुसलमान बन जाते। तो ये जजिया ने पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं भारत में, पूरी दुनिया में जहां जहां ये आक्रमणकारी गए वहां जाकर के इन्होंने जजिया लगाया। जजिया का भारत में एक अपना इतिहास है, ठीक है, जिसको अकबर 1564 में हटाएगा, लेकिन औरंगजेब लगाएगा उसको। अंत में मोहम्मद शाह रंगीला उसको भारत से पूर्णतः खत्म करेगा। ब्राह्मण, विधवा और विकलांग पर यह नहीं लगाया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक एक शासक होगा, तुगलक वंश में मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो ब्राह्मणों पर भी लगाएगा। ठीक है, तो दिक्कत? इतनी बात में कोई परेशानी? यहां तक की बात बताई, समझ में आया? कासिम आया, उससे पहले अबेदुल्ला बुदेल आए, असफल रहे। फिर कासिम आया, कासिम के समय, उस समय कौन शासक था? हिंदू शाही वंश का शासक था आपका, कौन थे? दाहिर थे। पहला आक्रमण कहां हुआ है भारत की भूमि पर? देवल बंदरगाह पर। नेक्स्ट, इन सब की जानकारी, जो भी बातें हम कर रहे हैं, इनकी जानकारी कहां से मिलती है हमको? चचनामा बुक से। सर बाद में दो बेटियां कहां गई थी? बाद में इन दोनों बेटियों ने भी अपनी जान दे दी थी। कमेंट रिफ्रेश करो भाई बच्चों, कमेंट नहीं आ रहे हैं किसी के भी। बहुत बढ़िया भाई। चचनामा किस पुस्तक में? बहुत पूछा जाता है। चचनामा के राइटर कौन है? अली अहमद हैं। अरब आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? अरब भारत आए क्यों? क्या बोलेंगे? अरब भारत के जो अरब आक्रमण था, एक तो लूट करने के लिए आए, और लूट भी समझना तुम, लूट भी किस तरह की हुई मैं आपको समझाऊंगा, और इस्लाम का प्रसार करने भारत आए। अब इस्लाम का प्रसार भारत में दो तरीके से हुआ। जिस एक पक्ष है शांतिपूर्ण तरीके की, उलेमाओं ने आकर के किया लोगों को प्रभावित करके, एक वो तरीका था। दूसरा तरीका था तलवार के दम पर हुआ। चलो भाई, तो क्या करने के लिए आए? लूट करने के लिए। प्यारे बच्चे एक बार थम्स अप करके बताएंगे। यहां पर स्क्रीन पर लाइव व्यू 0 दिखा रहा है, क्या आप लोगों के पास तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लूट करना, इस्लाम का प्रसार करना। एक इस्लाम का प्रसार हुआ तलवार के दम पर, ठीक है। मोहम्मद बिन काशिम ने सोने के सिक्के यानी कि दिरहम जारी किए। सोने के सिक्के को बोलते हैं दिरहम। जब इसने सिंध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, सिंध क्षेत्र समझ गए ना? इमेज हमेशा ध्यान रखें, यानी वर्तमान पाकिस्तान जो है उसका वाला इलाका, वो क्या कहलाता है? सिंध क्षेत्र। तो सोने के सिक्के जारी किए, और प्रथम मुस्लिम शासक हुआ ये ऐसा जिसने भारत में सोने के सिक्के जारी किए।
कोई दिक्कत? अरब आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा? ऊंट पालन की शुरुआत हुई। आप कहेंगे नहीं भैया राजस्थान में ऊंट होते हैं। नहीं, जो सहारा था अरब का, सहारा मरुस्थल, वहां पहले ऊंट होते थे। ऊंटों की शुरुआत वहां से हुई। ऊंट पालन हमने अरबियों से सीखा। मानचित्र, इस मैप के ऊपर काम। मानसून की जानकारी, एक मकशीदी नामक व्यक्ति है अरबी जिसने लिखा है इसके बारे में, मानसून के बारे में। खजूर की खेती और दशमलव सिद्धांत। आप कहेंगे भैया दशमलव के बारे में तो हम ये जानते हैं कि ये भारतीयों की देन है। तो दशमलव सिद्धांत का उपयोग अरबी पद्धति की देन है। भारत का शून्य और दशमलव देन है, दशमलव सिद्धांत का प्रयोग नहीं। जैसे हम आर्यभट्ट जी के बारे में पढ़ते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा गुप्त साम्राज्य के समय, भारत का स्वर्ण काल। अरब आक्रमण का प्रभाव। अब भारत पर तुर्क आक्रमण होता है। पहले जस्ट छोटी छोटी बेसिक चीजों को जान लीजिए, फिर मैं आपको जो चीजें बताऊंगा ध्यान से सुन। एक तो पहले आए भारत पर अरब। कौन आए पहले? अरबी आए। और अरबियों में कौन कामयाब होता है प्यारे दोस्त? कासिम। इस बात में प्यारे बच्चे कोई दिक्कत? फिर भारत में आते हैं तुर्की, यानी जो तुर्की वाले आसपास के देश थे, यहां से जो लोग आए उनको हमने तुर्क कहा। ठीक है। और जो ये तुर्की था, इस तुर्की को बोलते हैं कि इनका कुछ संपर्क अफगानिस्तान तक भी था। आप कहेंगे भैया तब तो अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान तो भारत से अलग हुआ है 1893 में। तो दरअसल में भारत कभी भी वो पूर्ण भारत था नहीं। 1947 से ही तो एक सीमा बनी। उससे पहले तो ये था कि ये राजा ने जहां तक कब्जा कर लिया, केंद्र में जो राजा है वहीं तक सीमाएं हो गई। वो घटती बढ़ती रहती थी पहले तो, आज की तरह तो सीमाएं नहीं थी। तो इस अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके से ये आए। यहां पर एक वंश था यामिनी वंश, जिसको गजनी वंश के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान के समीप स्थल था गजनी स्थल। कौन से प्लेस से आए? गजनी प्लेस से आए। तो गजनी में क्योंकि इन्होंने अपनी गद्दी हासिल की थी, इसलिए गजनी वंश ये कहलाया। और इसके संस्थापक थे गजनी वंश के अल्पतगीन। ये थोड़ा हम इनके पास्ट की बात कर रहे हैं। पूछा जाता है कई बार कि ये यामिनी वंश या गजनी वंश जो तुर्कों का वंश था, उसके संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन। अल्पतगीन का लड़का सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन का लड़का मोहम्मद गजनी। और भारत आता है सुबुक्तगीन, प्रथम तुर्क आक्रमणकारी, जो पहले आक्रमण में क्या हुआ था? असफल हुआ था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरब और तुर्क में कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे? पहली बात, तुर्की लोग आए हैं अफगानिस्तान के पास से, और जो अरब लोग हैं वो कहां से आए था? कासिम आया था सऊदी अरब से। अरब कंट्रीज मैंने आपको बता दी हैं कौन सी होती हैं, अंतर हमेशा साफ रखना। अब भैया सुबुक्तगीन ये आया कब है? यहां इतिहास मुख्य शुरू होता है और यहां जानने का प्रोसेस भी शुरू होता है। दरअसल में वन लाइनर में पढ़ते हुए चले जाते हैं, वो रटना नहीं है, ध्यान से समझना। कौन? अल्पतगीन का लड़का सुबुक्तगीन भारत आया। कब आया? 986-87 में आया। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल शासक के विरुद्ध हुआ। कब हुआ था ये? 986 एडी सुबुक्तगीन ने किया। किसने किया था? सुबुक्तगीन ने यह युद्ध किया। कोई दिक्कत इस बात में? अच्छा अब मुझे बताओ, काशिम ने जो युद्ध किया और सुबुक्तगीन ने जो युद्ध किया, इसके बीच कितना अंतर है? कासिम कब आया? 711। 715 में उसकी मौत ही हो गई। अच्छा मुझे बताएं सुबुक्तगीन कब आया? आप कहेंगे भैया जी सुबुक्तगीन आया 986 में। कितना अंतर है दोस्त दोनों में? तो क्या बोलोगे भैया? 5, 7 और 2, 275 वर्षों का अंतर है या नहीं है? तो इन 275 सालों तक क्या बीच में कोई भी युद्ध नहीं हुआ?
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बारे में शायद आप आज पहली बार जान रहे हो। ये जानते भी होंगे बहुत सारे बच्चे। बच्चा, जब कासिम आया और कासिम वापस चला गया, बहुत सारे लोगों को तलवार के दम पर मुस्लिम बना दिया गया। उलेमा लोग आ गए मुस्लिम, जिन्होंने शांति से शिक्षा दी, इस्लाम ग्रहण करो, ये शिक्षाएं हैं। बहुत सारे लोगों ने ग्रहण भी किया। अब समझ, एक ऐसी चीज आई जिसको हम कहते हैं इंडियन, जिसको हम भारतीय सभ्यता या भारतीय संस्कृति के नाम से जानते हैं। और भारतीय सभ्यता की इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये लोग ठहर गए। अब जाकर के इनकी समझ में आया कि इस्लाम के प्रचार और यहां के धन के अलावा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है यहां की संस्कृति और यहां की सिविलाइजेशन, यानी यहां की सभ्यता सीखने की जगह है। और इन 275 साल में प्यारे बच्चे ट्रांसलेशंस चले हैं, अनुवाद चले हैं, और अरबी लोगों ने यहां का ज्ञान ट्रांसलेट करके यूरोप को बेचा है, जो यहां के सोने से भी ज्यादा महंगा था, और उसको यूरोपियंस ने खरीदा। अच्छा भैया, ये बात समझ में आ गई कि 275 सालों तक ये भारतीय ज्ञान की तलाश में रहे। एक व्यक्ति है, उसने लिखा है, अबू माशर, खगोल शास्त्री था, अरबी। ये 10 वर्षों तक प्यारे बच्चे वाराणसी रहा, और इसने 10 वर्ष में जो भी स्टडी की उन सबको यूरोप जाकर के इसने बेचा। इस पीरियड में ये चलता रहा सब। बहुत सारे विद्वान आते रहे, भ्रमण करते रहे, और हम लोगों ने शांति से रखा। जो कन्वर्टेड लोग हुए, जो हिंदू मुसलमान बन गए, उनको भी यहां प्यार से रहने दिया। जो मुस्लिम यहां आकर के बस गए, उनको भी प्यार से रहने दिया, और सभी लोग बड़े आराम से इन वर्षों में रहे। अच्छा भैया, एक बात बताओ, जब कासिम आया तो कासिम का विरोध क्यों नहीं हुआ? और हम हिंदुस्तानियों की यहां पर एक सबसे बड़ी कमी और मूर्खता रही, ये 275 साल के इतिहास ने हमको मौका दिया ये सीखने का कि जैसे कासिम ने कुछ किया था, ऐसा भविष्य में भी तो कोई कर सकता है। लेकिन हमने जरूरी नहीं समझा इसको। अब इस फैक्टर पर आते हैं, ये कारण क्या थे कि हम 275 साल इतिहास के इस दिए गए मौके में भी ये नहीं समझ पाए कि ये फिर से हो सकता है। नंबर एक, उस समय के हिंदुस्तान की जो प्यारे बच्चे मुख्यतः बागडोर थी, वो, क्योंकि आप ये बात समझ सकते हैं कि मैंने आपको बताया ये सिंध क्षेत्र था, इधर राजस्थान, तो इधर राजपुताना था, राजपूत शासक थे। पहली जिम्मेदारी उस राजपूत कौम के ऊपर थी जो हमेशा से गर्व का प्रतीक रही है, जहां के पुरुष तो छोड़ो, महिलाएं गर्व का प्रतीक रही हैं। तो राजपूत जो शासक थे, बोलते हैं कि जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन बाहों को तलवारें थामनी थी, सबको थामनी थी, मैं बताऊंगा सबने क्यों नहीं थामी। तो पहली जिम्मेदारी इनकी थी, बड़ा गर्व था, लेकिन ये गर्व कारण बन गया व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा का। जब एक राजपूत शासक बड़ा हुआ, तो दूसरे राजपूत शासक को उसने खुद से छोटा समझा। किसी के पास 100 जागीरें थी तो किसी के पास 20 थी। जागीर का मतलब, पहले जागीर बनाई जाती थी कि गांव हमारे अधीन है जमीन, वहां पर एक अपना आदमी जागीरदार वो छोड़ते थे, वहां से टैक्स वसूलते थे, वो राजा को देता था। तो ये प्रतिस्पर्धा हो गई राजपूत शासकों के बीच में भी, कि वो एक दूसरे को कमतर और ज्यादा समझने लगे। राजपूत महिलाएं, उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, उन्हें स्वतंत्रता थी। लेकिन ये स्वतंत्रता क्या बाकी जातियों को भी मिली? उन जातियों को जिनको अछूत कह दिया गया और नगर से बाहर रहने को मजबूर कर दिया गया, क्या वो प्यारे बच्चे उसी एक मेहनत के साथ में उस राजा का साथ दे पाते उस युद्ध में? आप कहेंगे नहीं भैया। पहला कारण ये हुआ। दूसरा कारण,
ब्राह्मण पुरोहित वर्ग, जिसने खुद को सर्वश्रेष्ठ समझ लिया, खुद को सर्वश्रेष्ठ समझा। पुरोहित वर्ग, पुरोहित सभी ब्राह्मण नहीं, उसमें से जो पुरोहित थे, जिनके पास अधिकार थे पूजा वाले, उन्होंने खुद को सर्वोच्च समझा और एक खाई पैदा हुई। आप समझ रहे हैं डिफरेंस पैदा होना। तीसरा कारण मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चे, देखो यहां फिर से ये बात मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। जब ऋषि वशिष्ठ थे तो राजपूत जितना भी जन्म हुआ, ये चार वंश जिनको हम बोलते हैं प्यारे बच्चे परमार वंश बोलते हैं, परमार, प्रतिहार, ठीक है, चालुक्य और चौहान। समझना आप मेरी बात को। तो ऋषि वशिष्ठ ने जब यज्ञ किया दुष्टों से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि बार बार वो ऋषि वशिष्ठ यज्ञ करते, ओम, वो आकर के यज्ञ में कोई पानी डाल के चला जाता, भाग जाता था एकदम से। उन्होंने बोला ये ऐसे नहीं मानेंगे। तब उन्होंने पैदा किया अग्निकुल से। इससे अग्निकुल थ्योरी आती है एक, बोलते हैं कि जिससे राजपूत उत्पत्ति हुई। तो अग्निकुल के सिद्धांत के द्वारा परमार, प्रतिहार, चालुक्य, जब इन तीनों से भी बात नहीं बनी तो अंत में फिर चौहान लेकर आए। अब तो इनको मानना पड़ेगा, ये जो राक्षस आकर के यज्ञ को बंद करते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चे, आप लोगों की चैट लाइव व्यू 0 है, एप्लीकेशन में कोई इशू है शायद। मेरी आवाज तुम अपने फोन में चला के देखते रहे ना, आवाज होनी चाहिए, क्लास सही चल रही है, ठीक है। आपका कोई शब्द नहीं दिख पा रहा, उसके लिए रियली सॉरी। आज इतनी बात समझे। तो कहने का मतलब है यहां पर हमने प्यारे बच्चे क्या किया, एक सामाजिक महाअपराध किया। सामाजिक महाअपराध से समझना तुम मेरे दोस्तों, मैं ये समझ सकता हूं आप पढ़ी लिखी कौम है, और इसको कहा है टॉयनबी ने। टॉयनबी एक लेखक हुए हैं, उसने कहा है कि भारतीय सामाजिक महाअपराध का शिकार थे। इन्होंने अपने आप को जातियों में बांट रखा था। इन्होंने अपने आप ही ये मिथ बना रखे थे कि हम ऊपर हैं, ये नीचे हैं, हम ऊपर हैं, ये नीचे। किसी को अछूत, किसी को छूत कह करके इन्होंने दूर कर रखा। आप समझें कि जो हम लोग संगठित नहीं है, जो हम लोग बिखरे हुए हैं जातियों में, इसका फायदा हमेशा से औरों ने लिया है और वो लेते रहेंगे। ये भारत को हमेशा से दोस्त कमजोर बनाता रहा है और बनाता रहेगा। यही वो कारण था। कहते ना कि जयपाल से युद्ध जीता, तो जयपाल कमजोर नहीं है, तुर्क मजबूत है। तुर्क मजबूत क्यों है? क्योंकि वो ये आइडेंटिफाई कर गए, वो ये जान गए कि इन भारतीयों के अंदर संगठन का अभाव है। एक पड़ोसी राजा दूसरे पड़ोसी राजा की मदद नहीं करे, क्योंकि वो मदद मांगता नहीं है, वो खुद को बलशाली समझता है। तो जयपाल बहुत मतलब ग्रेट रूलर था। जयपाल को आप कमजोर नहीं समझ सकते हैं। जयपाल खुद गया, जब उसने भापा ना कि ये सुबुक्तगीन आक्रमण करेगा, तो वो कराची से भी आगे खुद कूच कर दिया सेना की तरफ। लेकिन ये भारत के दुर्भाग्य की बात थी कि बर्फीला तूफान आया और जयपाल को वहां संधि करनी पड़ी, अपमानजनक संधि। कुछ हाथी देने पड़ गए, लगभग 250 हाथी इन्होंने दिए। लेकिन वापस ही जैसे ये लगमन आए, लगमन एक जगह थी वहां पर मुस्लिम आक्रमण बहुत होते थे, जैसे ही लगमन आई संधि इन्होंने तोड़ दी। फिर सुबुक्तगीन आया, तब सुबुक्तगीन सफल हुआ। बदला लेने के लिए सुबुक्तगीन आया, तो जयपाल ने फिर क्या किया था, अपने बेटे को यह साम्राज्य सौंप दिया, अपने लड़के को, आनंदपाल नाम था, और खुद आग के हवाले हो गए, खुद की जान दे दी। जयपाल ने क्या कर दिया, खुद की जान दे दी। तो इन 250 वर्षों में हम ये नहीं सीख पाए कि हमको संगठित रहना चाहिए, हमको बटे हुए नहीं रहना, हमको जातियों में नहीं बंटना है, हमको राज्यों में नहीं बंटना है। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक पहचान होनी चाहिए, भारत माता के सपूत जो हम हैं। हर एक व्यक्ति, भारत के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको मर मिट जाना चाहिए इस एक नाम पर, भारत माता।
ध्यान से देखना। महमूद गजनवी ये कौन है? बहुत छोटा सा 7 साल का कमांडर बना। इसके पिता का नाम है सुबुक्तगीन। अब समझना, 998 एडी में ये गद्दी पर बैठा। किसकी गद्दी पर बैठा? गजनी की गद्दी पर ये बैठा। ठीक है। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक है। इसके अन्य नाम है यामीन उद्दौला, यामीन उल बिल्ला। यामीन उद्दौला का मतलब था इस्लामिक साहित्य में सबसे विश्वासी व्यक्ति। इस्लामिक जो खलीफा था उसने कहा कि इस इस्लाम में सबसे ज्यादा विश्वासी कोई व्यक्ति है तो वो गजनवी है। यामीन उल बिल्लाह, इसको बोला गया ये मुसलमानों का रक्षक है। मुसलमानों का रक्षक इसको कहा गया। ताजपोशी की गई इसकी। बुत सिकन, मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक इसको कहा गया। और इसने एक शपथ ली। एक शपथ ली इसने कि ये हर वर्ष भारत पर आक्रमण करेगा। आक्रमण का उद्देश्य क्या होगा? धन की लूट और इस्लाम का प्रचार। भारत पर आक्रमण हुआ 1000 एडी में। पहला आक्रमण, कोई नतीजा नहीं था उसका। बड़ा चालाक है गजनवी। देखो, भारत आता था सितंबर अक्टूबर। जब आप इसके लिए कभी इतिहास की स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो इसका अभियान आपको कभी ऐसे नहीं मिलेगा 1000 में, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 1000, 1001। ऐसी बहुत सारी डेट मिलती है हमको, 1555, 56। ऐसा क्यों होता है? सितंबर अक्टूबर में ये भारत आता था और मतलब यहां युद्ध करते 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 फिर क्या, फिर मार्च अप्रैल में वापस जाता था। मार्च अप्रैल में क्या जाता था ये वापस। बात को समझ रहे हैं? आया सितंबर अक्टूबर में। ऐसा क्यों करता था ये? देखो, इतना चालाक है कि ये जब मौसम इसने छोड़ दिए, सितंबर अक्टूबर आया, अगले साल अप्रैल में वापस चला गया। तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने क्यों छोड़े पता है? एक तो भयंकर गर्मी से बचने के लिए, और भारत में इस समय मानसून सक्रिय हो जाता है उन 4 महीनों से बचने के लिए। ये 4 महीने भारत में नहीं रहता था, गजनी लौट जाता था जो धन की लूट करता था उसको लेकर के। और ऐसे वैसे नहीं लूटा, इसने बाजार लगाए लूट के। जब ये भारत से, मैं आपको बताऊं, नगरकोट से लूट करके ले गया सामान, तो 700 मन सोने की सिल्लियां थी और 20 मन हीरे जवाहरात लेकर के ये गया। 7 लाख ढले हुए सोने के सिक्के लेकर के गया। तो जब गजनी लेके गया तो उस समय अरब के, यूरोप के बहुत सारे राजदूत उस सामान को देखने आए। एग्जीबिशन, प्रदर्शनी लगाई गई। इस गजनी ने भी मैसेज दिया जिसको हम भारतीयों ने नहीं माना, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो गजनवी ने कहा आक्रमण किस तरह से किया वो सब हम पढ़ेंगे। तो भारत पर पहला आक्रमण 1000 एडी में किया, कोई नतीजा नहीं है। कुल 17 आक्रमण करेगा भारत पर। ठीक है। तो आज तो समय हो चुका है, मैंने थोड़ा आपको आज बताया इंट्रोडक्शन में कि किस तरह हम पढ़ेंगे चीज़ों को, थोड़ा समय उसमें, और कल से हम इसमें थोड़ी सी गति बढ़ाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप सब लोगों को एक माइंड मेकअप बनेगा इतिहास के लिए। आप लोग उसको सीखने के लिए तैयार होंगे। बस प्यारे बच्चे, एक हाथ जोड़ के विनती है, कभी मेरे बारे में विचारधारा ना बनाए कोई भी। मैं आपको से हमेशा सत्य कहूंगा, एक वेरीफाइड सत्य आपसे कहूंगा जो सत्य होगा। उसके लिए किसी एक सिंगल बच्चे, इंडिविजुअल को भी गलत लगता है तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरा किसी का दिल दुखाने का मतलब ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता है वो आप समझ पाएंगे। मैं आप लोगों को सत्य के लिए, मैं नहीं समझता कि आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, इतिहास के अध्यापक, सिर्फ इसलिए बात करते हैं कि कहीं कुछ बच्चों को बुरा लग जाए या किसी लोगों को खुश करने के लिए वो बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे। ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है जो आपको जीवन जीना सिखाएगा, और इसी इतिहास के दौरान मैं आपको जीवन की शिक्षाएं भी दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगी। और यहीं से आपके अंदर एक मातृभूमि की सेवा का भाव भी पैदा होगा। यहीं से आप भारत को जान भी पाएंगे। यहीं से आप भारत की महान विभूतियों को भी जान पाएंगे। गर्व करना है अपने ऊपर, हिंदुस्तान में इस जन्म को लेने के ऊपर गर्व करना है, और गर्व करना है इस भारत माता पर। और एक बार आप लोगों के कमेंट्स में आज देख नहीं पाया किसी के, टेलीग्राम में ज़रूर लिखें। एक बार शाम को मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपको क्लास कैसी लगी? उम्मीद करूँगा अच्छी लगी होगी। तो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।